नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, आपका स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है, जिसमें आपकी जो यूनिट फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी और एमजीएसयू विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार आपका जो पहला टॉपिक जो दिया हुआ है वो आपके दिया हुआ है फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स टू एक्सप्लेन द फिनोमेनन सच एज ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। चिरसम्मत भौतिकी किस प्रकार से कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम को समझाने में नाकामयाब रही। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, सेवरल एग्जाम्पल्स वेयर क्लासिकल फिजिक्स फेल्स टू एक्सप्लेन द फिनोमेना। प्रारंभ में शुरू में स्टार्टिंग में जो आपके दिया हुआ है, ये सिर्फ एक फिनोमेनन दिया हुआ है कि ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को किस प्रकार से समझाने में नाकामयाब। तो पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो इससे रिलेटेड बनेगा। आज हम इसकी बैकग्राउंड की बात करते हैं, प्रारंभ की बात करते हैं कि किस प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स का उद्भव हुआ, प्रारंभ हुआ। इसी का दूसरा नाम आप देख सकते हैं किन्हीं बुक्स में या सिलेबस में, लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल थ्योरी, फेलियर ऑफ वीन्स एंड रेलेजीन्स रेडिएशन लॉज। जो चिरसम्मत सिद्धांत है उसकी लिमिटेशंस हैं, या यूं कह सकते हैं कि वीन का नियम और रेलेजीन का जो विकिरण नियम है वो किस प्रकार से फेल हो गए इसको समझाने में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को समझाने में। क्योंकि ये क्लासिकल लॉज है, ये नियम कौन से हैं? वीन का नियम आपने पढ़ा है, रेलेजीन्स का नियम आपने पढ़ा है। ये जो नियम है ये क्लासिकल फिजिक्स के नियम है। इनसे कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एनर्जी स्पेक्ट्रम और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम को समझाने का प्रयास किया गया, परंतु सफल नहीं हुए। उनके कारण क्या है वो हम इसमें देखेंगे। अर्थात बहुत से कारण, बहुत से फिनोमेनन है जिसे नहीं समझा पाए, पर पहला जो क्वेश्चन बनेगा आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन से संबंधित बनेगा। और ये आपके चूंकि सिलेबस में दिया हुआ है। अब प्रारंभ कैसे करते हैं? इनिशियली 19वीं शताब्दी का अंत चल रहा था, 19th सेंचुरी का जो एंड है वो चल रहा था, और साइंटिस्ट, वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक होते ही हैं, वैज्ञानिकों का अलग दृष्टिकोण होता है। तो उनको उस समय एक सा भ्रम हो गया कि उस समय जितनी भी भौतिकी ज्ञात थी या उनको ज्ञान था, जो फिजिकल लॉज अवेलेबल थे, उनसे हम सभी प्राकृतिक घटनाओं को समझा सकते हैं, सभी नेचुरल फिनोमेनाज को हम समझा सकते हैं। ऐसा भ्रम हो गया क्योंकि उस समय तक ज्ञात बहुत सी फिजिक्स ऐसी थी, बहुत से नियम ऐसे आ चुके थे कि लगभग हर तरह के फील्ड की प्रॉब्लम्स को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक, सुपरस्टार साइंटिस्ट बैठे थे कि हाँ, हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को समझा सकते हैं। वैज्ञानिकों को ऐसा मानने लग गए, वैज्ञानिक जो हैं ऐसा मानने लग गए, क्योंकि वैज्ञानिक भी एक ह्यूमन बीइंग साइकोलॉजी होती है। जब अलग अलग लॉज लगाते हैं, अलग अलग थीम करते हैं, तो ऐसा मानने लगे कि ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ है, जो भी स्पेस में मैटर है, उनके जो कण हैं, उनके पार्टिकल हैं, वो न्यूटन की गति के नियमों का पालन करते हैं। न्यूटन्स लॉज जो हैं, न्यूटन्स के जो मोशन के लॉज हैं, वो ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं वो उनका पालन करते हैं। दैट मीन्स इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको न्यूटन
साइंटिस्ट या उनका जो ग्रुप है उसको समझाने में कामयाब हो जाता था और समझाता था। दूसरा अगर हम देखें विकिरण और विद्युत चुंबकीय तरंगे, अगर अपन बात करें, अगर हम बात करें विकिरण और विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो मैक्सवेल की समीकरणें जो थी, मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो थी, उनके अनुसार अनुपालना होती थी। अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को समझाने के लिए मैक्सवेल साइंटिस्ट थे। इसी प्रकार से बहुत से अलग अलग फील्ड्स थे जिसमें साइंटिस्ट थे, वो अलग अलग फील्ड्स की प्रॉब्लम को समझाने में सफल हो रहे थे। ऐसा नहीं सफल हो रहे थे। 19वीं शताब्दी के अंत तक जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं थी और जितने भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे, थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स थे या थ्योरेटिकली प्रॉब्लम्स थी, उन सभी को अलग अलग फील्ड्स के वैज्ञानिक समझाने में कामयाब हो रहे थे। इस प्रकार से जो यहां तक की जो ज्ञात भौतिकी है, अर्थात यहां तक जितने भी साइंटिस्ट थे जिनको जितनी फिजिक्स या जितने फिजिकल लॉज आते थे, उस पूरी फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स, चिर सम्मत भौतिकी, क्या कहा गया इसे? चिर सम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स कहा गया। अब बात आती है आगे की, 19वीं शताब्दी का अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ। ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जहां बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनके परिणामों को, जिनके ऑब्जर्वेशंस को चिर सम्मत भौतिकी द्वारा नहीं समझाया जा सका। 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बहुत से ऐसे प्रयोग आए जिन्हें चिरसम्मत या भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स से नहीं समझाया जा सका। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर क्लासिकल फिजिक्स से हम नहीं समझा पा रहे हैं तो हम कौन सी फिजिक्स लाएं और कौन से नियम बनाएं। तो यहाँ नेसेसिटी हो गई कि कुछ नए फिजिकल लॉज डेवलप करने पड़ेंगे जिससे हम जिन प्रयोगों को समझाने में असफल हो रहे हैं उन्हें किस प्रकार से समझाया जा सके। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम उस समय क्रिएट हुई थी और उस प्रॉब्लम को क्रिएट करने में जो मुख्य प्रयोग थे और जिनके जो परिणाम थे, जो चिरसम्मत यांत्रिकी के लिए परेशानी पैदा कर रहे थे या साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ी चुनौती पेश कर दी थी, वो प्रायोगिक परिणाम मुख्य रूप से यदि हम देखें बहुत से हैं। मैंने कुछ यहाँ पर बहुत शॉर्ट वे में समझाया है, बहुत ही लिमिटेड एग्जाम्पल्स को मैं लेके चला हूँ और उनका अप्रोच भी अलग है, क्लासिफिकेशंस भी हैं, पर मैं यहाँ विदाउट क्लासिफिकेशंस यूजी लेवल के अकॉर्डिंग आपको नॉर्मल वे में कुछ अपन जो लॉज है उन्हीं को समझेंगे। पहला है कृष्णिका के विकिरण ऊर्जा स्पेक्ट्रम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एनर्जी स्पेक्ट्रम, जो आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में 11th क्लास में पढ़ा है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन एनर्जी स्पेक्ट्रम क्या होता है। उसके लिए वीन का नियम था, रेले जीन का नियम था, दोनों ने इसको समझाने का प्रयास किया, दोनों आधे आधे कार्यों को समझा पाए। फिर प्लांक का नियम आया और प्लांक के नियम से इस पूरे स्पेक्ट्रम को समझाया जा सका, जिसे हम आगे के क्वेश्चन में पूरा पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एनर्जी स्पेक्ट्रम है उसको क्लासिकल फिजिक्स समझाने में नाकामयाब हुई थी। पहला एक्सपेरिमेंट माना जाता है, पहला प्रायोगिक परिणाम माना जाता है जिसमें साइंटिस्ट को प्रॉब्लम हुई थी और वो नहीं समझा पाए थे क्लासिकल फिजिक्स। दूसरा आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी आप लोगों ने थोड़ा नहीं काफी अच्छी तरह से पढ़ा है 12th क्लास में। प्रकाश विद्युत प्रभाव का पूरा आर्टिकल है वहां पे कि किस प्रकार से प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है उसको क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाई। फिर आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी दी और आइंस्टीन ने अपने जो पोस्टुलेट्स दिए उसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया जा सका। कॉम्पटन प्रभाव,
इसके बारे में हल्का फुल्का आपने पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ा, कुछ केमिस्ट्री में भी हो सकता है, कुछ फिजिक्स में भी हो सकता है। ये भी इसी प्रकार का प्रभाव है जिसमें क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाई और फिर इसको क्वांटम फिजिक्स के आधार पर कुछ जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसके पीछे उस कंसेप्ट को लेते हुए इसे समझाया जा सका। रमन प्रभाव एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था जिसमें प्रोफेसर रमन को नोबेल प्राइज भी इसमें मिला था। ये आपके इस प्रभाव को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ये आपके लास्ट यूनिट में है। परंतु रमन प्रभाव को भी क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो आपकी जो आखिरी यूनिट है और उसका आखिरी टॉपिक है, आपकी 5th यूनिट का लास्ट टॉपिक जो है वो रमन इफेक्ट है। परंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बनता है जिसको क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाई और इसको समझाने में फिर किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स इसको समझा पाई। स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, परमाणुओं का स्थायित्व, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था जिसको समझाने में क्लासिकल फिजिक्स नाकामयाब हुई और क्वांटम मैकेनिक्स से इसको समझाया। तो इसे हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है। बस हमें ध्यान होना चाहिए कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जैसे ठोस व गैसों की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेस, ये आप पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ये कुछ चीजें होती हैं जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में या कुछ दूसरे पार्ट पे आप समझ सकते हैं। अपने क्वांटम मैकेनिक्स में भी इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अणुओं के विविध स्पेक्ट्रम का आधार, ओरिजिन ऑफ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, अणुओं के विविध स्पेक्ट्रम का आधार, इसको भी हम जो इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज हम आपकी जो लास्ट यूनिट दी गई है, अंतिम यूनिट जो दी गई है उसमें हम इसको पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि बहुत से प्रायोगिक परिणाम, इसमें से हमने तो बहुत लिमिटेड जो आपके सिलेबस या आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है उसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इनको सबको क्लासिकल फिजिक्स समझाने में नाकामयाब हुई। क्लासिकल फिजिक्स इन्हें नहीं समझा पाई। क्वांटम फिजिक्स आई और क्वांटम फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल पोस्टुलेट्स, फंडामेंटल्स आए। अलग अलग एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए अलग अलग डिफरेंट तरह के फंडामेंटल्स आए, उनसे उन एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको समझाने का प्रयास किया गया और वो समझाने में सफल हुए। तो जो प्रारंभ हुआ क्वांटम मैकेनिक्स का यहीं से प्रारंभ, 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो ये प्रयोग आए उनको क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पा रही थी, क्वांटम फिजिक्स से इसे समझाया जा सका। तो यहाँ से यूँ कह सकते हैं कि क्वांटम फिजिक्स का प्रादुर्भाव, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम जो मैकेनिक्स कह सकते हैं अपन, क्वांटम फिजिक्स कह सकते हैं, यहाँ से इसका प्रारंभ हुआ, ओरिजिन। इसीलिए कहते हैं ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थ्योरी और क्वांटम फिजिक्स। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान होना चाहिए कि क्या बेस है, क्योंकि कोई नेसेसिटी होती है। आविष्कार क्यों होता है? आविष्कार कोई नेसेसिटी होती है, उसको पूर्ण करने के लिए आविष्कार होता है। अन्यथा 19वीं शताब्दी के अंत से पहले साइंटिस्ट को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, न उनको ध्यान भी आ रहा था। वैज्ञानिकों को ध्यान क्या पाता? नेचर शोज द हाउ we can explain the phenomena, natural phenomena, nature shows, or some experiments done by the human beings, जो साइंटिस्ट के द्वारा कुछ प्रयोग किए जाते हैं या नेचुरल फिनोमेना को देखा जाता है, प्राकृतिक घटनाओं को देखा जाता है, उनको हम जब समझने का प्रयास करते हैं और हम पुराने लॉज जो हमारे पास में अवेलेबल लॉज है उनको लगाने का प्रयास करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यही होता है, जो अवेलेबल फिजिक्स होती है, अवेलेबल जो फंडामेंटल्स होते हैं उनसे हम उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अगर हम उनको कामयाब नहीं होते तो आगे चलते हैं, कुछ नए लॉज लाते हैं, उनको अप्लाई करते हैं। उनसे अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो कुछ नई तरह की फिजिक्स या नई तरह के फंडामेंटल्स या नई तरह के ओरिजिन, फिजिक्स का ही कोई सब सेक्शन शुरू हो जाता है। और फिजिक्स ही नहीं, साइंस तो एक मिली जुली चीज है। साइंस में कोई भी चीज इंटरडिसिप्लिनरी एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि नए कंसेप्ट का इस तरह से ओरिजिन या प्रादुर्भाव होता है। धन्यवाद दोस्तों। क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को किस तरह से समझाने में नाकामयाब क्लासिकल
फिजिक्स रही, क्लासिकल फिजिक्स किस तरह से नहीं समझा पाई, तो जो पहला टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।